स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेकर आया हूँ CME-AD में नेक्स्ट लेक्चर। इसलिए लास्ट लेक्चर में हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़े थे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। क्रांतिक पद के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके बाद हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट की संक्रियाओं की अनुमानित अवधि पर CPM बनाने पर कभी कभी संसाधनों की आवश्यकता में पर्याप्त असंतुलन आ जाता है। संक्रियाओं के अनुसार श्रमिकों की आवश्यक कटौती बढ़ोतरी से श्रमिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अतः श्रमिकों की उतनी संख्या रखनी चाहिए जो निर्माण कार्य के अंतर्गत पर्याप्त हो और उनकी बार बार छंटनी न करनी पड़े। इस प्रकार धन की उपलब्धि कार्य की प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क को पुनरीक्षित किया जा सकता है। यहाँ पे हमें बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्स में ये समझा रहे हैं कि हमें जो पैरामीटर है श्रमिक के और जितनी भी सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान वो इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है फिर हमारा काम कम हो गया तो हम आधी लेबर को निकाल रहे हैं, तो उसमें असंतुलन की भावना उत्पन्न होती है, असंतोष ना। कि एक जिस श्रमिकों को निकालोगे वो परेशान होगा, ठीक है, उसे ऐसा लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए हमें बैलेंसिंग ऑफ रिसोर्स के अंतर्गत। फिर है परियोजना में लागत समय असंतुलन, कॉस्ट टाइम बैलेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो कॉस्ट है वो भी बैलेंस करके चलनी चाहिए। किसी परियोजना के निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने पर इसकी लागत प्रकलित राशि से बढ़ने लगती है। अतः निर्माण कार्य पर लागत एवं समय का संतुलन बनाए रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और ठेका अनुबंध में समय की शर्त विशेष रूप से रखी जाती है और इसका कड़ाई से पालन किया जाता है। एक परियोजना में अनेक संक्रियाएं होती हैं। किसी भी संक्रिया को संपन्न करने के लिए कुछ व्यय अवश्य होता है जो इस पर लगने वाले समय के अनुरूप होता है। संक्रिया के मुख्य दो परिव्ययों पर विचार किया जाता है, प्रत्यक्ष परिव्यय, परोक्ष। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी संक्रिया पर सामग्री, मशीनों व श्रमिकों के कारण होने वाला व्यय प्रत्यक्ष परिव्यय कहलाता है, जबकि निरीक्षण स्टाफ, कार्यालय स्थापना व्यय, भंडारण, शेड आदि पर होने वाला व्यय परोक्ष परिव्यय कहलाता है। और किसी संक्रिया की लागत तथा इसके पूर्ति समय में सीधा संबंध है। जैसे संक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रगति को तेज करना पड़ता है और इसके लिए स्पष्ट सामग्री व श्रमिकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अर्थात प्रत्यक्ष परिव्यय अधिक होगा। यानी कि जो हम कॉस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों पे ही हमें मतगणना करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे देखा जाता है। यदि किसी परियोजना को एस्टिमेट की अवधि से कम समय पूर्ण किया जाता है तो संक्रियाओं की गति बढ़ानी होगी, जिससे परियोजना लागत बढ़ जाएगी। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संक्रियाओं के पूर्ति समय में अधिक फेरबदल नहीं हो सकता। प्रत्येक संक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक न्यूनतम अथवा अधिकतम अवधि होती है, चाहे सामग्री व श्रमिक कितने ही क्यों ना बढ़ा दिए गए जाएँ। जैसा एक कमरे में फर्श डालने पर कुछ समय अवश्य लगेगा, चाहे श्रमिक की संख्या कितनी भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि एक सीमा से अधिक श्रमिक भीड़ करके कार्य की प्रगति में बाधा ही डालते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे श्रमिकों की संख्या हमें 10 है की ज़रूरत है और आप 20 दे देंगे तो काम तेज़ी से हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो जो श्रमिक होंगे उससे काम में बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो बाधाएं उत्पन्न ना हो इसीलिए हमें श्रमिकों की संख्या सामान्य रखनी चाहिए। फिर है हमारा नॉर्मल टाइम, सामान्य समय। यह संक्रिया की पूर्ति की मानक अवधि होती है जो एस्टीमेट में दर्शाई जाती है। संक्रियाएं पर सामान्य समय में होने वाले व्यय को सामान्य लागत या नॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। मंद समय, स्लो टाइम, यह वह अवधि है जिससे संक्रिया का प्रत्यक्ष परिव्यय न्यूनतम होता है। द्रुत या क्रेश समय, क्रेश टाइम क्या होता है? यह वह अवधि है जिसमें संक्रिया का प्रत्यक्ष परिव्यय अधिकतम होता है। इस व्यय को क्रेश परिव्यय कहते हैं। लागत समय का संबंध देखो चित्र में उन्होंने दिखाया हुआ है, नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल पॉइंट, लागत वक्र, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। देखो क्रिस पॉइंट ये है, क्रिस कॉस्ट ये है, नॉर्मल पॉइंट लॉग, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्क करना चाहिए। नेटवर्क में प्रत्येक संक्रिया का सामान्य समय व सामान्य लागत और क्रेश समय का क्रेश लागत की जा सकती है।
और इनको एक सारणी के रूप में लिख लिया जाता है। फिर है हमारा भवन निर्माण कार्य का नेटवर्क आरेखन। अब नेटवर्क डायग्राम ऑफ बिल्डिंग का हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। क्या होता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। एक सार्वजनिक भवन के निर्माण कार्य की संक्रियाएं, एक्टिविटीज़ तथा घटनाओं, इवेंट्स का विवरण, इसका नेटवर्क तैयार करें और क्रांतिक पथ दर्शाएं तथा परियोजना का समापन काल ज्ञात करें। कैसे, देखते हैं। जैसे कि संक्रियाओं का विवरण उन्होंने दिया है। संक्रिया का नाम, अनुक्रम, कोड, संक्रियाओं का विवरण, अवधि दिनों में। जैसे ए 1 से 2 भवन स्थल की सफाई तथा समतलन कार्य, वो दिन 1 दिन में होगा। बी 2 से 3 निशानदेही तथा नींव की खुदाई, 4 दिन में। सी 2 से 4 निर्माण सामग्री एकत्रित करना, 2। डी 3 से 5 नींव में चूना कंक्रीट डालना, 3। ई 3 से 6 दरवाजे खिड़कियों की चौखट तैयार करना, 4। 5 से 7 नींव तथा फ्लिंथ की चिनाई। जी 7 से 8 सील रोक रद्दा डालना, 2। एच 8 से 9 अधिरचना में ईंट चिनाई, 20 दिन में। आई 9 से 10 छत के लिए डूला बांधना, 20 दिन में। फिर 9 से 10 डूला बांधना 1 दिन में, डूला 1 दिन में बनता है। जे 10 से 11 प्रवलन इस्पात मोड़ना तथा बिछाना, 2 दिन में। के 11 से 12 छत स्लैब डालना, 2 दिन में। प्लास्टर कार्य। एल 12 से 14 4 दिन में। एम 12 से 13 जल सप्लाई एवं सैनिटरी फिटिंग, 3 दिन में। एन 13 से 15 फर्श डालना, 5 दिन में। ओ 15 से 16 दरवाजे खिड़कियों के पल्ले लगाना, 2। पी 16 से 17 सफ़ेदी पुताई तथा रंग रोगन कार्य, 4। क्यू 17 से 18 भवन की सफाई और हस्तांतरण, 1। राइट। संक्रियाओं के लॉजिक के अनुसार नेटवर्क बनाएं। चित्र पर टीई की गणना करें और घटना के ऊपर वर्गाकार खानों में लिख दें। टीई की गणना आगे बढ़ो फॉरवर्ड पास विधि द्वारा की जाएगी और टीएल की गणना त्रिभुजाकार खानों में लिख दें। टीएल की गणना पीछे हटो विधि से की जाएगी और परियोजना अनुसूची बनाएं और क्रांतिक संक्रियाओं को चिन्हित करें। तो इन्होंने यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम से इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये फ्लो डायग्राम आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो क्या जाने, सबसे पहले हमने प्रारंभ किया है, स्टार्ट, ठीक है। कैसे कैसे पूरा वर्क होगा जो हम करते हैं, शीघ्रतम संगतम घटनाएं, देखिएगा इसे, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आपको आरेख नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, इस बार इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल बना के इन्होंने देखिए समझाइए, कॉलम भरने के संकेत किस किस से करेंगे, पार्ट। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनरीक्षण तकनीकी। पर्ट विधि क्या होती है? आयोजन एवं अनुसूचन की इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। सीपीएम तथा पर्ट दोनों विधियों में मुख्य अंतर संक्रिया की अवधि का निर्धारण है। सीपीएम में संक्रिया का अवधि निश्चयात्मक तरीके से ज्ञात की जाती है, जबकि पर्ट विधि में संक्रिया की अवधि संभावनाओं पर आधारित होती है। क्रांतिक पथ विधि सीपीएम में प्रोजेक्ट की संक्रियाओं की अवधि का निर्णय पिछले अनुभव तथा उपलब्ध आंकड़े के आधार पर किया जाता है। यदि यह अनुभव या आंकड़े उपलब्ध ना हो तो ऐसी परियोजनाओं के लिए पर्ट प्रणाली अपनाई जाती है। विशेष तौर पर एरोस्पेस उद्योग के विकास कार्यक्रम में जो अभी चरण में चल रहे हैं, पर्ट प्रणाली में विभिन्न संक्रियाओं की अवधि संख्या की स्टैटिकली विधियों द्वारा निर्धारित की जाती है। अवधि ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित 3 प्रकार के समयों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले आशावादी समय, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जब संक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहे और निर्माण स्थल पर सभी परिस्थितियां उत्तम तथा मेल खाती हों, इसे T0 से प्रदर्शित करते हैं। फिर है निराशावादी समय, पेसिमिस्टिक टाइम, जब संक्रिया के पूर्ण काल में पड़ने वाली सभी प्रकार की बाधाओं, तूफान, भूकंप आदि को छोड़कर पर विचार किया जाता है तो इसे TP से प्रदर्शित करते हैं।
फिर है सर्वाधिक संभावित समय, मोस्ट लाइकली टाइम। जब सामान्यता पड़ने वाली सभी बाधाओं पर विचार किया जाता है तो इसमें अच्छी तथा बुरी दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ सम्मिलित रहती हैं। इसे टीएम से प्रदर्शित किया जाता है। संक्रिया के लिए औसत संभावित समय निम्न प्रकार हो सकता है: टी ई इज इक्वल टू टी ज़ीरो प्लस 4Tm प्लस TP अपॉन 6। टी ई संक्रिया के लिए औसत संभावित समय है, टी ज़ीरो संक्रिया का आशावादी समय है, Tm संक्रिया का सर्वाधिक संभावित समय है, TP संक्रिया का निराशावादी समय। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, देखिएगा। इसमें हमें पर्ट और CPM के बारे में बता रहा है। यदि किसी कंस्ट्रक्शन संक्रिया का आशावादी समय 5 दिन है, आशावादी समय 5 दिन है, ठीक। निराशावादी समय 15 दिन है। कितना दिन है? 15 दिन। सर्वाधिक संभावित समय 10 दिन। और संक्रिया का औसत संभावित समय ज्ञात करो। हमें औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। हमें दे रखा है T0, Tm, Tp। औसत भी संभावित समय होता है T0 4Tm 5 प्लस 4 इंटू 10, 4 10 जा 40, 40 प्लस 45, 45 और 15 कितना हुआ? 45 और 15 कितना हुआ? ठीक है, तो ओवरऑल से सॉल्व करके 10 डेज आ जाएगा। अब है हमारा CPM तथा पर्ट की तुलना कैसे करते हैं। यह दोनों विधियाँ जाल आरेख नेटवर्क पर आधारित है, फिर भी इनकी तुलना निम्नलिखित है: CPM और पर्ट। CPM में क्या होता है? मुख्य बल संक्रियाओं पर दिया जाता है, यह संक्रियाएं आधारित विधि है। सेकंड, इसमें क्या होता है? मुख्य बल घटनाओं पर दिया जाता है, यह घटना आधारित विधि है। संक्रियाओं की अवधि निश्चयात्मक होती है, जो कि पिछले अनुभव के आधार पर निर्धारित की जाती है। एक संक्रिया के लिए एक ही अनुमानित अवधि ली जाती है। यह अवधि सांख्यिकी विधि से ज्ञात की जाती है, जिसमें घटना के लिए 3 प्रकार की अवधि आशावादी, निराशावादी तथा सर्वाधिक संभावित ली जाती है। यह विधि सरल तथा सुविधाजनक है, यह काफ़ी जटिल है। यह विधि अधिकतर सिविल निर्माण कार्य, पुलों, बहुतली भवनों, बिजली घरों, बांधों के लिए, जहां पर मानक पदार्थों तथा परखे हुए तरीकों को अपनाया जाता है, के लिए ठीक है। यह उद्योग तथा अनुसंधान कार्यों के लिए, जिन पर ऐसे मटेरियल तथा तरीके इस्तेमाल होते हैं जो अपने परीक्षण चरण में अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था 3rd चैप्टर था। CPM पढ़ा हमने, पर्ट पढ़ा, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क। पूरा नेटवर्क आपका इसमें फिनिश होता है। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन रहेगा, इस बार का ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसी वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है संगठन। अब जानते हैं संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। आप सब्जेक्ट चैप्टर के नाम से ही कंफर्मेशन होगा, किसी चीज़ का एक संगठन, निर्माण संगठन। अगर कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि हमारा जो संगठन है वो किस टाइप से है। जैसे लोगों के समूह का प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एवं जिम्मेदारी परिभाषित करते के एक साझे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित होकर एक टोली के रूप में काम करने को संगठन कहते हैं। संगठन हमारा वो होता है जहाँ पर एक छोटे से लेके एक बड़े लेवल तक के सारे अधिकारी एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम कराते हैं। डेट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम बोलते हैं संगठन। संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अब इस संसार में ढेरों ऐसे कार्य हैं, मतलब इस दुनिया में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य अकेले नहीं कर सकता। तो इस संसार के ढेरों ऐसे कार्य हैं जो अकेला मनुष्य अपना पूरा जीवन काल लगाकर भी संपूर्ण नहीं कर सकता। उसे समय के भीतर कार्य निपटाने के लिए अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कोई भी काम अगर हमारा कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम अकेले नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम संगठन बोलते हैं। उसे समय के भीतर कार्य निपटाने के लिए अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। फिर एक आदमी सभी कार्यों में निपुण नहीं हो सकता।
किसी को कुछ आता है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करो, श्रमिक का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम ठेकेदार नहीं कर सकता, ठेकेदार का काम जो हमारा मटेरियल मतलब और भी टाइप के वर्कर हैं वो काम नहीं कर सकते। तो हर कोई इंसान अपने अपने काम में निपुण होता है। अतः कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बताया जाता है। हम एक कंस्ट्रक्शन संगठन बनाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। वह कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाता है और संगठन के सभी घटक अपनी योग्यता के अनुसार अपना अपना कार्य निभाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जितने भी लोग होते हैं संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका अपना अपना एक लक्ष्य होता है, एक अपना अपना वर्क होता है। उस वर्क को वो अपना अपना टारगेट समझ के पूरा करते हैं। साझे के उद्देश्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए संगठन का उत्तम ढंग से काम करना आवश्यक है। इसके लिए यह ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य दिया जाए। संगठन तभी ठीक चल पाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ईंटें ब्रिक्स बनाने का काम है और आपने पत्थर तोड़ने का काम दे दिया और वो निपुण है ब्रिक ईंटें बनाने में, ठीक है, तो वो कैसे वर्क कर पाएगा। तो इसलिए हर किसी को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम देना चाहिए और क्षमता के अनुरूप। संगठन तभी ठीक चल पाता है जब टोली के प्रत्येक सदस्य को संगठन का उद्देश्य, कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी, संगी साथी से कृत व्यवहार तथा अधिकारों का अनुप्रभाव स्पष्ट हो। संगठन स्वयं एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए संगठन एक माध्यम है। एक निर्माण परियोजना पर अनेक व्यक्ति जैसे प्रबंधक, अभियंता, डिजाइनर, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, लेखाकार, कुशल व अकुशल श्रमिक मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिनका उद्देश्य संतोषजनक ढंग पर निर्धारित अवधि के भीतर परियोजना को पूर्ण करना होता है, राइट। फिर है संगठन के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। संगठन किसी भी प्रबंध व्यवस्था का एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। एक संगठन के मुख्य अभिलक्षण निम्न हैं। संगठन का उद्देश्य साझा तथा स्पष्ट हो। संगठन का ढांचा भलीभांति गठित एवं व्यावहारिक हो, राइट, गठित एवं व्यावहारिक हो। संगठन के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्य तथा जिम्मेदारी का स्पष्ट ज्ञान हो, ठीक। संगठन के विभिन्न अनुभागों में तालमेल तथा सहयोग, यानी सभी लोग आपस में मिलजुल के काम करें। संगठन का अपना एक स्पष्ट स्वरूप होना चाहिए। अब है संगठन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अधिकारों तथा जिम्मेदारी के बंटवारे के अनुरूप संगठन का ढांचा अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है। संगठन के स्वरूप को देखकर ही व्यक्तियों के कर्तव्यों को बंटवारा किया जाता है और रचना की दृष्टि से संगठन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। एक है रेखीय या सैन्य संगठन। पहला है हमारा रेखीय या सैन्य संगठन, लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है रेखीय एवं स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखीय एवं सैन्य संगठन, लाइन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। संगठन का यह प्रकार सबसे पुराना और सरल है, यानी कि सबसे ज़्यादा पुराना है और सिंपल भी है। इस व्यवस्था में अधिकारों व आज्ञाओं का प्रभाव प्रबंधक से निचले स्तर के कर्मचारी तक एक सीढ़ी की भांति पहुंचता है। सभी मुख्य निर्णय तथा आदेश उच्च स्तर के अधिशासी द्वारा लिए जाते हैं और अनुपालन के लिए निचले स्तर के अधिकारी व अधिदर्शकों को भेज दिए जाते हैं और सर्वोच्च अधिकारी बॉस का संगठन के सभी कर्मचारियों पर सीधा तथा पूर्ण नियंत्रण होता है। वह किसी भी कार्य की सफलता विफलता के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। अधिकार व निर्देशों का अनुप्रभाव सतत बना रहता है और कार्य का आयोजन, क्रियान्वयन तथा निर्माण सभी एक ही व्यक्ति मुखिया के पास सुरक्षित होता है। अधीनस्थ कर्मचारी को अच्छा अनुशासन बनाना रहता है और कार्य शीघ्र निपट जाता है। और रेखीय संगठन में जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा सकती है और किसी कर्मचारी का समन्वय न मिलने पर उसे आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी कार्य में दक्ष नहीं हो सकता। अतः संगठन के कार्य में वह दक्षता नहीं आ पाती
जो अपनी चाहिए। यह व्यवस्था छोटे संगठनों के लिए ही ठीक रहती है। ऐसे सैन्य संगठन को वर्तमान सैन्य अवस्था से भ्रमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के कारण पुराने सैन्य संगठन में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो देखो यहाँ पे रेखीय संगठन के रूप में दर्शाया गया है। इसमें क्या है, सब कुछ ओनर करता है, मालिक करता है, मालिक के ही अनुसार पूरा वर्क, पूरा स्टाफ चलता है। अब देखिए मुख्य अभियंता सिविल सी, फिर है अधीक्षण अभियंता सीनियर इंजीनियरिंग, अधिशासी अभियंता डबल ई, सहायक अभियंता ए, अवर अभियंता जे। अब अवर अभियंता के अंदर दो लोग काम करते हैं, यानी जो कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, ठीक है। इसे रेखीय संगठन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, रेखीय संगठन के गुण और दोष क्या हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं गुण की, तो गुण कुछ इस टाइप से हैं। सरल व्यवस्था, यह एक सरल तथा शीघ्रता से समझ आने वाली व्यवस्था है, पहला। फिर है प्रभावी, रेखीय संगठन अधिक प्रभावी तथा मितव्ययी है। स्पष्ट आवंटन, इसमें अधिकारों तथा जिम्मेदारी का आवंटन स्पष्ट है, व्यक्तियों में भ्रम या संदेह उत्पन्न नहीं हो पाता। आसन अधिकारी, रेखीय संगठन में प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही आसन अधिकारी होता है, जिसके प्रति वह पूर्ण जवाबदेह होता है। फिर है अनुशासन, संगठन में अनुशासन व नियंत्रण उत्तम रहता है। फिर है शीघ्र कार्रवाई, कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाने पर तुरंत कार्रवाई संभव है। निर्णय, प्रभावी अधिकारी द्वारा प्रगति व सुधार संबंधी सरल तुरंत लिए जाएं। फिर है संगठन के कार्यों में लाल फीताशाही के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है, लाल फीताशाही के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर है हमारे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की अगर मैं बात करूं, दोष क्या क्या हो सकते हैं, तो सफलता, संगठन के मुख्य अधिकारी की दक्षता तथा विवेक पर ही संगठन की सफलता निर्भर करती है। दक्षता, अधिकार प्राप्त व्यक्ति पर कार्य का अधिक बोझ होता है, सभी निर्णय उसी को लेने होते हैं, इस कारण उसकी दक्षता प्रभावित होती है। परामर्श, इस पद्धति में विशेषज्ञों की सलाह के लिए कोई स्थान नहीं है, यह व्यवस्था छोटे संगठनों के लिए ठीक रहती है। लचीलापन, यह एक दृढ़ संगठन पद्धति है, परिस्थितियों के अनुरूप ढालने के लिए इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए। निर्देश, संगठन के निचले स्तर तक निर्देश अनेक व्यक्तियों से पहुंचते हैं और संचार व्यवस्था के ठीक न होने पर अनेक बार निर्देश निचले स्तर तक पहुंचते पहुंचते अस्पष्ट तथा भ्रमित हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। पक्षपात, ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो, क्योंकि अधिकार एक ही व्यक्ति के पास रहते हैं, अतः संगठन में भेदभाव व पक्षपात पनपते हैं, ठीक है। उपस्थिति, सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति न रहने पर संगठन का कार्य बुरी तरह प्रभावित होता है। फिर है साहसी निर्णय। साहसी निर्णय, नीचे वाले अधिकारी कोई साहसी बोल्ड व महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं नहीं ले पाते, क्योंकि वे सदैव ऊपर से आदेश प्राप्त करने के आदी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन भी कहते हैं। रेखीय संगठन में जब ऊपरी स्तर पर विशेष एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाती है, तब यह रेखीय एवं स्टाफ संगठन कहलाता है। निचले स्तर पर जिन व्यक्तियों पर संगठन के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूर्ण करने की सीधी जिम्मेदारी आती है, उसे रेखीय लाइन कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। बड़े कार्यों का संचालन काफ़ी जटिल होता है, उनको संपन्न करते समय अनेक चरणों से विशेषज्ञों से सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है, अतः ऐसे कार्यों के लिए रेखीय एवं स्टाफ संगठन प्रणाली अपनाई जाती है और इस व्यवस्था में संगठन के प्रबंधक व उच्च अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में ठोस व्यावसायिक सलाह प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है और इन विशेषज्ञों को संगठन की भाषा में स्टाफ कहते हैं। और इस व्यवस्था से रेखीय संगठन में अधिक दक्षता आ जाती है, क्योंकि प्रबंधक का कार्य परियोजना का संचालन ही रह जाता है और जटिल मसलों पर विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध रहती है
और इस संगठन में विशेषज्ञ क्षेत्र अधिकारियों से सीधे विचार विमर्श करते हैं, उनको अपनी विशेष राय देते हैं, और प्रभारी जहां अपने अधीन श्रमिकों के कार्य के लिए पूर्ण तौर पर जिम्मेदार होता है, वहाँ उसे प्रबंधक और विशेषज्ञ दोनों के आदेशों का पालन करना होता है, पालन करना होता है। इस कारण कभी कभी कर्मचारियों में भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। और रेखीय एवं स्टाफ संगठन, देखो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले प्रबंधक निदेशक है, उसके अंदर तकनीकी विशेषज्ञ, आर्किटेक्ट, सर्वेयर ऑफ वर्कर, मुख्य लेख अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सतर्कता अधिकारी। फिर इसके अंदर हमारा अभियंता सिविल, अभियंता विद्युत, अभियंता यांत्रिकी, अपर अभियंता ड्राफ्टमैन, रेखीय, लाइन स्तर या भंडारी। तो यहाँ पे देखो 1 बाय 1 चीज़ें ये सारी समझाई हुई गई हैं, देखो सब दे रखी हैं। इसी को हम बोलते हैं लाइन। इसके बाद हमारा आता है रेखीय गुण और दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स क्या होंगे? सोचना करना। सफल संगठन के 2 मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं, संगठन के हित में, ठीक है, सोचना, और थिंकिंग तथा संगठन के हित में करना, डूइंग, थिंकिंग एंड डूइंग। विशेषज्ञ स्टाफ सोचता है और प्रबंधक रेखीय कहलाता है, ठीक है। उत्तम कार्य, इस संगठन में विशेषज्ञों की सेवाएं निर्माण के प्रति चरण व उपलब्ध रहती है तथा कार्य उत्तम ढंग से संपन्न होता है, ठीक। जटिल समस्याएं, रेखीय संगठन के अधिकारियों का कार्यभार सरल हो जाता है क्योंकि सभी जटिल समस्याएं व विशेषज्ञों को भेज देते हैं। अवसर, इस संगठन में योग्य एवं परिश्रमी कर्मचारियों को आगे आने और उन्नति करने के अधिक अवसर मिलते हैं। फिर है दक्षता, कार्य में दक्षता तथा मितव्ययिता प्राप्त होती है, परंतु स्टाफ की नियुक्ति पर अतिरिक्त व्यय आता है। फिर है नियंत्रण, यह संगठन रेखीय संगठन से उत्तम है, कार्य पर स्टाफ, विशेषज्ञों तथा रेखीय कर्मचारियों दोनों वर्गों का नियंत्रण बना रहता है। संगठन का प्रचार होने पर भी संगठन ढांचा लाभकारी बना रहता है। दोष, डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? अधिकार क्या होता है? रेखीय कर्मचारी तथा स्टाफ के परस्पर संबंध व अधिकार स्पष्ट नहीं होते। इस कारण दोनों वर्गों में कई बार कार्य संबंधी भ्रम उत्पन्न हो जाता है, ठीक। टीका टिप्पणी, रेखीय कर्मचारी अपने कार्य पर स्टाफ की उपस्थिति एवं हस्तक्षेप मानते हैं और उनकी सलाह पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करते हैं, जिससे दोनों वर्गों में टकराव की स्थिति आ जाती है। इससे संगठन प्रभावित होता है। नियंत्रण, विशेषज्ञों को अपनी विशेष संस्तुतियों को वरिष्ठ रेखीय अधिकारी की अनुपस्थिति में अनुपालन कराने में दिक्कत आती है क्योंकि निचले स्तर के कर्मचारी पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं होता। फिर है विचार अंतरण, स्टाफ अपने विचार रेखीय अधिकारी के द्वारा श्रमिक तक पहुंचाते हैं, जिनके समझने में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। फिर है फोर्थ, अतिव्ययी, छोटे निर्माण कार्यों के लिए यह व्यवस्था मितव्ययी नहीं है क्योंकि स्टाफ विशेषज्ञ पर व्यय अधिक करना पड़ता है। और उपयुक्त कुछ दोषों को प्रबंधक, स्टाफ तथा रेखीय कर्मचारी अपनी योग्यता व सूझबूझ से संतोषजनक समन्वय स्थापित करके दूर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है हमारा कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन क्या है? कार्यात्मक संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ऊपर वर्णित रेखीय एवं स्टाफ संगठन में विशेषज्ञों को कार्य विशेष राय प्रदान करना है, परंतु व्यवहार में ये लोग संगठन में अपने को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए रेखीय कर्मचारी के प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप करने लगते हैं। इससे स्टाफ तथा रेखीय कर्मचारी में तनाव उत्पन्न हो जाता है, इससे संगठन प्रभावित होता है। और इस असंगति को दूर करने के लिए कार्यात्मक संगठन में स्टाफ, विशेषज्ञों तथा रेखीय कर्मचारियों के
कृत जॉब स्पष्ट कर दिए जाते हैं और एक कर्मचारी अपने कार्य के लिए इससे संबंधित सभी प्रभारियों से संपर्क रखेगा और दिशा निर्देश प्राप्त करेगा, परंतु अपने कार्य के लिए उत्तरदायी वह स्वयं ही होगा। इस प्रकार का संगठन विकास श्री टेलर एफ डब्ल्यू टेलर ने किया था और इस व्यवस्था में श्रमिक भिन्न भिन्न कृत्यों के लिए अलग अलग प्रभारी के अधीन होते हैं और उनसे आवश्यक निर्देश प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु इस व्यवस्था में से निचले श्रमिक स्तर पर अनुशासन की समस्याएं सामने आती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के कई बॉस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस संगठन के अंदर आता है। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने फिगर से समझाया है, प्रबंधक होगा, लेखा अधिकारी होगा, स्थल अभियंता होगा। तो ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे डिज़ाइन करेगा। ठीक है, कार्यात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारे इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने हैं तो बस ये छोटे छोटे टेकलाइंस पढ़ लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।